तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस पाठ को देखने वाले हैं उसका नाम है पृथ्वी से अग्नि तक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस पाठ के लेखक। अब ध्यान में रखो बच्चों, पृथ्वी से अग्नि तक इसका जो शब्दार्थ अगर हम देखते हैं, इसका अर्थ अगर हम देखते हैं, पृथ्वी यानी जिस पर हम रहते हैं, और अग्नि, अब यहां पर आप सोचेंगे कि आग नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के लिए बनाया हुआ एक मिसाइल का नाम अग्नि रखा गया था, जो किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए बहुत कारगर था। ठीक, तो ये जो मिसाइल था, ये भारत को, अब तक हम रूस से, जर्मनी से, चीन से मिसाइल मंगवाते थे, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उस प्रथा को तोड़ते हुए भारत के लिए अग्नि मिसाइल बनाया। अब वो अग्नि मिसाइल बनाते समय अग्नि मिसाइल बनाते समय उन्हें कौन कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अक्सर होता है इंसान गलती कब करता है, जब वो प्रयत्न करने की कोशिश करता है। यहां पर प्रयत्न था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कि भारत को भी उन चुनिंदा देशों में लाकर खड़े करना जहां पर बहुत सारे देश आगे थे। क्योंकि हमें क्या होता था कि अक्सर दूसरे देशों के सामने प्रस्ताव देना पड़ता था कि बाबा हमको ये चीज चाहिए, ये मिसाइल चाहिए, ये एरोप्लेन चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे साइंटिस्ट थे कि उन्होंने सोचा कि भारत को दूसरी तरफ मांगने की आवश्यकता नहीं है। भारत में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये कारनामा कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये सब चीजों को लेकर यहां पर उन्होंने खुद का मिसाइल तैयार किया और भारत को चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया मिसाइल बनाकर। इसीलिए उनका नाम मिसाइल मैन भी हम देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप लोगों को सबको पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने स्वयं के लिए नहीं किया, स्वयं के लिए उन्होंने ज्यादा त्याग नहीं किया जितना भारत देश के लिए उन्होंने जो अपना जीवन समर्पित किया है। उनके बारे में कहा जाता है कि एक दफा वो बहुत छोटे थे और 10वीं कक्षा की उन्हें एग्जाम देनी थी। हार्ड बोर्ड था, भरने के लिए फीस नहीं थी, और उस समय फीस केवल 17 रुपये फीस थी। अब गरीब परिस्थिति होने के कारण उन्होंने क्या किया कि अपने बहन के पास गए, और बहन के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे 10वीं कक्षा की फीस भरनी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो क्या? तो उनकी बहन ने कहा कि मैं आपकी मदद तो कर सकती हूँ, परंतु मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन एक काम कर, मेरे हाथ में की एक चूड़ी जो है तू लेकर जा, इसे बिका और तेरी फीस कंप्लीट कर ले, भर ले। अब एपीजे अब्दुल कलाम सोचने में ये हो गए कि बहन ने उनकी इस प्रकार मदद की। वे सोनार के पास गए। सोनार के पास जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उस सोनार से एक बात कही कि भाई ये सोने की चूड़ी मैं बेच नहीं रहा हूँ, मुझे बेचनी नहीं है, आप एक काम करना, इसे गिरवी रखो। जब भी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, जब भी मेरे पास पैसा आएगा मैं वो पैसे आपको दूंगा और ये सोने की चूड़ी जो है मैं लूंगा। तो देखिए उस समय जो ईमानदारी थी ना, वो आज मैं आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ। आज भी ईमानदारी है, लेकिन उतने प्रमाण में हमें दिखाई नहीं देती। तो वो सोनार ने क्या किया, वो चूड़ी को रखा और उनको पैसे दिए। ये गए और एग्जाम दी, एग्जाम में पास हो गए। पास होने के बाद आगे का फ्यूचर, भविष्य देखा 12वीं की साइंस से। बाद में उनको पता चला कि 12वीं साइंस करने के बाद जब ग्रेजुएशन को उन्होंने एडमिशन लिया, तो उस टाइम उन्होंने लिया बीए में। फैकल्टी होती है बीए यानी आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो ये 12वीं के बाद जो क्षेत्र है, ये इसके बारे में मैं आपको बता रहा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 12वीं खत्म होने के बाद उन्होंने जो है बीए में एडमिशन लिया, और बीए में एडमिशन लेने के बाद
क्लास में सभी ने पूछा कि आप क्या बनोगे, आप क्या बनोगे, आप क्या बनोगे, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। तो सब हंसने लगे, क्योंकि आर्ट्स से साइंटिस्ट नहीं बना जा सकता था। तो सबने कहा कि भाई तू आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है, तो साइंटिस्ट कैसे कह सकता है अपने आप को। तो उन्होंने रोना शुरू किया, रो रहे हैं। एक शिक्षक उनके पास आया और शिक्षक ने उनके पास आकर कहा कि एपीजे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो कहा कि सर मुझे साइंटिस्ट बनना था, लेकिन ये मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने, मुझे पता भी नहीं था कि साइंटिस्ट बनने के लिए साइंस लेना पड़ता है। तो उन्होंने कहा अभी भी समय है, तो फैकल्टी चेंज कर लो। फिर इन्होंने क्या किया, अपनी फैकल्टी जो है वो चेंज की, और फैकल्टी जब चेंज किए तब उनको साइंस मिला, और साइंस के बाद उन्होंने जो एयरक्राफ्ट होता है वो कोर्स किया। पायलट का कोर्स करने के बाद, पूरा कोर्स खत्म होने के बाद एक विज्ञापन आया, एयर इंडिया का एक विज्ञापन आया जिसमें लिखा हुआ था पायलट की आवश्यकता है। और उस समय जो एयर इंडिया जो पायलट की जो एग्जाम थी, उस समय केवल 6 लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया। कितने? सिर्फ 6 लोग। कब की बात? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन यानी जवानी के बाद, यानी जब वो एयरफोर्स में तैयारी कर रहे थे, पायलट बनने की तैयारी कर रहे थे, उस समय केवल 6 लोगों ने जो है एग्जाम दी थी, और ऐड थी केवल एक पायलट चाहिए। उस समय जो एयर इंडिया की जो जगह निकली थी, उस समय एक पायलट की आवश्यकता थी। इन्होंने क्या किया, इंटरव्यू में फॉर्म भरा, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए, एग्जाम दे दी। जब लिस्ट लगी तो टॉप पे उनका नाम था। अब ये चले गए इंटरव्यू देने के लिए। जैसे इंटरव्यू का समय आया, इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया, सवाल के सही जवाब दे दिए, पूरा सब कुछ अच्छा हो गया। और जब मेरिट लिस्ट लगने वाली थी, तो मेरिट लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। वो कंफ्यूज हो गए, वो परेशान हो गए, सोचने लगे कि भाई मैं तो फर्स्ट क्लास से पास हो गया था, मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। अब मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने जो मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट के पास गए और उनसे कहा कि सर मैं फर्स्ट क्लास से पास हो गया हूँ, मेरा सब कुछ हो गया है, लेकिन लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो क्या हुआ मेरे साथ, मतलब मैं कहाँ कम गिरा। तो उस समय उन्होंने कहा कि आपके कम गिरने की केवल एक ही वजह है कि आपकी शॉर्ट हाइट, आपकी हाइट जो है वो छोटी है, और हाइट जिसकी ज्यादा है उन्हीं को जो है एयरफोर्स में भर्ती करा दिया या पायलट बोल के उनका नियुक्ति करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम फिर रोने लगे। फिर उनका गुरु जो था उन्होंने कहा कि कोई टेंशन लेने की, घबराने की बात नहीं है, समस्याएं आते रहती हैं। अगर समस्याओं को हम जीतना शुरू करेंगे तो समस्याएं कम नहीं हो, समस्याएं नष्ट हो जाती है, और जितना उसके बारे में सोचोगे समस्याएं बढ़ते रहती हैं। हो गया। 2 दिन के बाद फिर एक टाटा इंडस्ट्रीज, रतन टाटा की जो कंपनी है ना, तो उनका एक ऐड आया, पायलट की आवश्यकता। ये 6 के 6 लोगों ने फिर से वहां पे अप्लाई किया। ये 6 के 6 लोगों ने वहां पे अप्लाई किया। अब मुझे बताइए, गवर्नमेंट की सैलरी में और प्राइवेट सैलरी में बहुत अंतर होता है। गवर्नमेंट की सैलरी कम होती है और प्राइवेट की सैलरी ज्यादा होती है। कि 6 के 6 लोगों ने वहां पर जाके इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया। इंटरव्यू जैसे चल रहा था तो दूसरे दिन मेरिट लिस्ट लगी। मेरिट लिस्ट में एपीजे अब्दुल कलाम का जो है टॉप मोस्ट पे नाम था, पहली लिस्ट में उनका नाम आ गया। अब पहले लिस्ट में जब नाम आया तो दूसरे दिन उनको बुलाया गया और कहा गया कि आपको जो है आज से ये तारीख से आपको जो है हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जल्दी से सुबह उठे, नहा धोकर फर्स्ट क्लास खाना खाकर नाश्ता कर उनके तरफ चले गए और दरवाजा खोला और कहा कि कहाँ है एरोप्लेन, बताओ मुझे उड़ाना। प्रश्न क्या पूछा? कहाँ है एरोप्लेन, मुझे उड़ाना। तो रतन टाटा जो थे, मिस्टर टाटा इंडस्ट्रीज के मालिक, उन्होंने कहा कि भाई एरोप्लेन तो नहीं है। कहा भाई एरोप्लेन तो नहीं है, मुझे पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम तुम एरोप्लेन बना सकते हो, चलो बनाओ और एरोप्लेन को उड़ाओ। उस समय से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति, इन्होंने अपनी क्षमता से, अपनी लगन से पहला एयरबेस बनाकर भारत को दिया। जैसी ही एरोप्लेन बना और इन्होंने उड़ाया तो पूरे भारतवर्ष की नजर उस आसमान की तरफ थी जब वो एरोप्लेन हवा में उड़ रहा था।
और उसको उड़ाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बनाने वाले भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उड़ाने वाले भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। समय बीतता गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने विज्ञान क्षेत्र में नए प्रयोग करते रहे और एक समय ऐसा आया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। जब देश का राष्ट्रपति उनको बनाया गया तो उनके वाक्य ये थे कि जब भी मैं मरूं तो स्पीच देते हुए मरूं या टीचिंग करते हुए मरूं। आपने देखा होगा कि जब जुलाई 2015 को उनका जब मृत्यु हुआ तो हम देखते हैं कि वो स्टेज पर विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे और विद्यार्थियों को पढ़ाते पढ़ाते उनकी जान जो है वो गई। यहां हम दो चीजों पर ध्यान देते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक ही ध्येय था कि इस देश से नए विज्ञान और नए वैज्ञानिकों को खोज करें। उन्होंने सफल प्रयोग किए। एक समय ऐसा था कि हमारे भारत के पास मिसाइल नहीं थे, उन्होंने मिसाइल बनाया और मिसाइल को सही तरह से लॉन्च किया और जब सही तरह से लॉन्च किया तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन बोलकर भी संबोधित किया गया। आज हम भारत में उनको स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन इस नाम से उनको पहचानते हैं। संसार का एक ऐसा दृष्टिकोण उन्होंने बदलने की प्रयास किया जहां पर भारत शून्य था। अगर हम देखते हैं कि पोखरण जब उन्होंने वहां पर जो ब्लास्ट किया, अमेरिका बड़े देशों का हम पर आरोप था, हम पर निगरानी थी कि आप पोखरण नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सभी को शून्य में लाकर सभी को बता दिया कि भारत किसी से डरता नहीं, भारत किसी से डरकर रहने वाला नहीं। और उन्होंने पोखरण का जो विस्फोट था वो कर परमाणु बम का सफल प्रयोग कर भारत को उस राष्ट्र में, चुनिंदा राष्ट्र में जगह दे दी जहां पर एक बड़ा ही अलग मुकाम हुआ। बड़े देशों का मुकाम होता था, उस मुकाम में भारत का भी स्थान उन्होंने निश्चित कराया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर हम और बात करेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर जीवनी पर हम प्रकाश डालते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए नहीं था, पूरे संसार के लिए नहीं था। उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने शादी इसलिए नहीं की, उन्होंने कहा कि जब मैं शादी कर लूंगा तो मैं मोह माया के जाल में फंस जाऊंगा और देश का विकास नहीं होगा। साइंटिस्ट जो जीवन होता है ना, आपने देखा होगा कि जो बड़े वैज्ञानिक होते हैं उनके बालों की शैली देख लीजिए, उनके हाव भाव की शैली देख लीजिए। जब एक बार वो लैब में घुस जाते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना खाना देखते हैं, ना पीना देखते हैं, जब तक काम करते हैं, जब तक सफल ना हो जाए, हमारे पास सब चीजें हैं, सब चीजें फैसिलिटी अवेलेबल है, खाना जगह पर आता है, हर चीजें जगह पर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम वो 100% नहीं देते हैं जो मम्मी पापा हमसे अपेक्षा करते हैं। देखिए ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश को किस मुकाम पर लेकर जाने का प्रयास किया। जब राष्ट्रपति बने, जब राष्ट्रपति भवन में उनको रखा जाने वाला था, तो राष्ट्रपति भवन के 170 रूम हैं। एक रूम का लैट्रिन का खर्चा पर महीने का 40,000 रुपये है। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि 170 रूमों का कितना खर्चा होगा। वहां की सफाई, वहां का देख-रेख, वहां की देखभाल, इन सब पर खर्चा भारत सरकार करती है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि केवल मेरे लिए एक ही रूम जो है, आप एक ही रूम मुझे देना, एक ही रूम में मैं सोऊंगा, एक ही रूम में मैं मीटिंग लूंगा, एक ही रूम में मैं सभी लोगों से मिलूंगा, क्योंकि मैं इतना अमीर नहीं हूं कि मैं ये पूरे राष्ट्र भवन का जो है खर्चा उठा सकूं। देखिए कौन कह रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम। आज हम देखते हैं कि कई राष्ट्रपिता बनते हैं, जो राष्ट्रपति बनते हैं, सॉरी राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी है, जो राष्ट्रपिता बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, उनके पूरे परिवार वहां पर आकर रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका खर्चा उठाती है। लेकिन डॉक्टर एपीजे कलाम ने क्या कहा कि केवल एक ही रूम मुझे वहां चाहिए। अब जब उनकी मृत्यु हुई और
उनकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि उनका जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो प्रॉपर्टी में दिखा कि केवल उनके पास 4 ही कोट है पहनने के लिए, 4 कोट, जिसमें से 2 भारतीय हैं और 2 विदेशी हैं। पैंट 2 है, यानी देखिए देश का राष्ट्रपति, चलिए राष्ट्रपति को अपन बाद में रखते हैं, लेकिन देश का साइंटिस्ट, देश के लिए इतना ये करने वाला, अरे आज अगर मुझे कुछ पद मिल जाए तो मैं मेरे घर को आलीशान बंगले में ये कर दूंगा, नए नए कपड़े हर दिन खरीदने की कोशिश करूंगा, नए नए बाइक खरीदने की कोशिश करूंगा, नई नई गाड़ियां मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ पद मिला। खाली अगर हम नगर सेवक का अगर चेला भी बन जाते हैं या किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता भी बन जाते हैं तो हमारे रहने की ठाट बाट बदल जाती है, काला चश्मा हो, व्हाइट शर्ट हो, बहुत सारी चीजें जो है हमारी चेंज हो जाती है। देश का साइंटिस्ट जिसने देश को किस मुकाम पर लाया और प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं, आज भी देश में उनका नाम इस प्रकार लिया जाता है। हम देखते हैं कि जिस राज्य में वो रहते हैं वहां भी आज भी उनका भाई जो है छतरी सुधारने का काम है। किसका? पूर्व राष्ट्रपति, किसका? साइंटिस्ट, किसका? मिसाइल मैन का। अरे आज अगर मैं कुछ नेताओं में बन जाऊं, मैं तो सुधरूंगा, मेरी प्रॉपर्टी तो बढ़ेगी, लेकिन मेरे रिश्तेदारों की भी प्रॉपर्टी भरमसाठ बढ़ती जाएगी। ये तफावत होती है। अगर हमें देश के लिए कुछ करना है ना तो पहले हमें हमारे इच्छाओं को मारना पड़ता है। आज क्या हो गया है? आज हम देखते हैं कि पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ में किस प्रकार से उन्होंने जो है अग्नि को परीक्षण करना है, उनका प्रक्षेपण करना है, लॉन्च करना है। जब वो लॉन्च करते समय किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, देखिए हम कई बार देखते हैं कि हमने इससे पहले देखा कि मंगलयान को मंगल ग्रह पर छोड़ने के लिए कई बार वो उसका टाइमिंग बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट देखना पड़ता है, वातावरण देखना पड़ता है, उसके अंदर कोई तकनीकी खराबी आती है क्या वो देखना पड़ता है, क्योंकि करोड़ों रुपया लगता है इस चीजों के लिए, करोड़ों रुपये। और वो करोड़ों रुपयों को अगर हम भारत की जनता से हम लेते हैं, भारत की जनता से वो पैसा आता है, क्या हम करोड़ों रुपए भारत की जनता का इसी तरह बर्बाद करेंगे क्या? ये सब सोचने का काम इन वैज्ञानिकों के पास होता है, क्योंकि भारत सरकार उनको पैसा देती है नए नए स्कीमों के लिए, नए नए जांच के लिए, नए नए विज्ञान के लिए। लेकिन अगर हम चीजों का विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि अग्नि लॉन्च करने के समय उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इस पाठ में हम देखने वाले हैं। आज हम जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं, आपके बोर्ड पर मैंने लिख दिया है, उस पाठ का जो नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। आज हम क्या करने वाले हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक दृश्य हमारे इस क्लास का मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं इस क्लास में इसलिए लिया हूं क्योंकि मुझे इस क्लास में जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई दी है, मैं वो आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ऐसा लग रहा है मानो कि हम आकाश में खड़े होकर इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये जो है हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को हम जो है आसानी से देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारे ग्रह जो है हमें इस क्लास में दिखाई दे रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि हम जो है आकाश के नीचे बैठकर इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको जो है इस पाठ को सीखने के लिए, देखने के लिए इन सभी का हमने प्रयोग किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। कल से हम इस पाठ की लाइन टू लाइन की शुरुआत करने वाले हैं। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।